रखेंगे स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी गाइड चैप्टर नंबर 30 को। सबसे पहले आती है पोटेशियम की रेगुलेशन। पोटेशियम की एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंसंट्रेशन को रेगुलर करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत ही सारे फंक्शन के लिए जरूरी होता है। इसकी एक्स्ट्रासेलुलर कंसंट्रेशन को रेगुलर करने में दो मुश्किल आ रही है। नंबर एक, बहुत ज़्यादा इंट्रासेलुलर मौजूद होता है, ठीक है। ईसीएफ में है ही बहुत थोड़ा, इसलिए हमारा रेगुलर करना थोड़ा मुश्किल है। और दूसरा, हम डाइट में बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है जितना भी डाइट में आ रहा है फौरी तौर पर उसको सेल्स के अंदर भेजा जाए ताकि आपकी ईसीएफ में रेगुलेशन की जा सके। अगर सेल्स के अंदर फौरी तौर पर नहीं भेजेंगे तो हाइपरकैलेमिया हो जाएगा क्योंकि पोटेशियम आपकी ईसीएफ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। डालो के बाद पोटेशियम बॉडी से निकालने के लिए मेन रोल किडनीज का होता है, स्पीशीज का बहुत छोटा सा रोल है। उसके अलावा पोटेशियम को रेगुलेट करने के लिए कई दफ़ा सेल्स के अंदर का पोटेशियम भी काम आ जाता है। ये हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। मसलन अगर पोटेशियम ईसीएफ में कम हो रहा है, हम सेल के अंदर जो थोड़ा सा मंगवा लेते हैं या थोड़ा सा सेल के अंदर भेज देते हैं तो सेल के अंदर का पोटेशियम हमारे लिए बहुत काम आ जाता है। अच्छा जी, अब पोटेशियम मैंने आपको बताया जब भी इंटेक होगा तो हम कोशिश करते हैं इसको सेल्स के अंदर भेजें ताकि ईसीएफ की रेगुलेशन की जा सके, ईसीएफ में पोटेशियम के लेवल को मेंटेन किया जा सके। इंसुलिन, जैसे खाना खाते हैं आपको पता है हमारे ब्लड में इंसुलिन भी इंक्रीज करती है, ये इंसुलिन पोटेशियम को सेल्स के अंदर भेजती है। नंबर दो, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का काम भी पोटेशियम को सेल्स के अंदर भेजना है। अगर ज़्यादा एल्डोस्टेरोन बन रही है जैसे कौन सिंड्रोम में, तो पोटेशियम बहुत ज़्यादा सेल्स के अंदर चली जाएगी, बाहर आगे बाद पोटेशियम की कमी हो जाएगी, हाइपोकैलेमिया। और अगर बहुत थोड़ी एल्डोस्टेरोन बन रही है तो एल्डोस्टेरोन अंदर भेजी नहीं जाएगी, यहाँ बहुत ज़्यादा पोटेशियम रह जाएगी, इसको कहेंगे हाइपरकैलेमिया हो जाएगा एडिशन डिजीज में। ओके जी। फिर आता है बीटा एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन। ये जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, खासतौर पे एपिनेफ्रिन के रिसेप्टर, ये भी आपके पास पोटेशियम को सेल्स के अंदर भेजने में रोल प्ले कर रहे होते हैं। जब भी एपिनेफ्रिन वगैरह आएगी वो ईसीएफ की कंसंट्रेशन कम करेगी, क्यों? क्योंकि वो पोटेशियम को सेल्स के अंदर भेजती है। ऑलराइट, फिर देखते हैं एसिड बेस एब्नॉर्मैलिटीज। लो जी, एसिडोसिस जो है ना, यानी हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन, वो सोडियम पोटेशियम एटीएस तो हमको इनहिबिट करती है। ये सोडियम पोटेशियम एटीएस हम क्या करता है, पोटेशियम को सेल के अंदर भेज रहा होता है। तो चूंकि ये इनहिबिट हो गया इसलिए एसिडोसिस पोटेशियम को सेल के अंदर नहीं जाने देता या सेल के अंदर जाने वाले एक्शन को इनहिबिट करता है, यानी कि एसिडोसिस पोटेशियम को यहीं पे रखेगा, ईसीएफ में रखेगा। एसिडोसिस हाइपरकैलेमिया कॉज करता है और एल्कलोसिस हाइपोकैलेमिया कॉज करता है। डन। सेल्स चूंकि पोटेशियम से भरे हुए हैं इसलिए अगर सेल्स का लिसिस होगा तो पोटेशियम जारी बात है ईसीएफ में बहुत ज़्यादा आ जाएगा, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। गुड हो गई बात। एक्सरसाइज के दौरान हमारे सेल्स में जो पोटेशियम निकलता है इसलिए अगर बहुत देर एक्सरसाइज करते हैं तो हाइपरकैलेमिया कॉज होता है। ठीक हो गया। फिर ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी से क्या फर्क पड़ता है? अगर आपका मिसाल के तौर पर ये सेल है और बाहर आपके पास ये ईसीएफ है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, अगर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा है तो जारी बात है सेल में से वाटर बाहर को चला जाएगा। जब सेल में से वाटर बाहर को जाएगा तो फिर ऐसा है सेल में से पोटेशियम भी बाहर जाएगा, तो बाहर पोटेशियम इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि अगर बाहर ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है तो बाहर पोटेशियम भी ज़्यादा आ जाएगा, ये भी हाइपरकैलेमिया कॉज करेगा। ऑलराइट, उसके बाद देखते हैं ओवरव्यू ऑफ रीनल पोटेशियम एक्सक्रीशन। रीनल को जो किडनीज एक्सक्रीट कर रही है उसमें क्या क्या चीज़ें रोल प्ले कर रही होती है? नंबर एक, पोटेशियम कितना फिल्टर आउट हो रहा है, नंबर दो, पोटेशियम कितना रीअब्सॉर्ब हो रहा है, और नंबर तीन, पोटेशियम कितना सिक्रीट हो रहा है। ठीक होगी बात। फिल्टर आउट की बात की जाए वो तो जाहिर जितना ब्लड में आएगा वो नॉर्मली फिल्टर आउट होता रहेगा, उसकी खास डिटेल्स नहीं है। हाँ, रीअब्सॉर्प्शन की बात की जाए तो वो देखते हैं हम 65% ऑफ द पोटेशियम जो है वो हम मतलब जितना पोटेशियम आया था ना उसको 65% प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, 27% हम यहाँ पे रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी फिर डिस्टल ट्यूब्यूल में क्या होगा, ये आपकी बॉडी की पोटेशियम रिक्वायरमेंट्स पे बेस कर रहा होता है। अगर तो बॉडी में पोटेशियम की कमी है तो फिर हम यहाँ पे पोटेशियम को रीअब्सॉर्ब करेंगे, ठीक है, ताकि पोटेशियम को बचाया जा सके। और अगर बॉडी में बहुत पोटेशियम है तो फिर यहाँ पे हम पोटेशियम की सिक्रीशन करते हैं कि जहाँ पोटेशियम आज़ाद हो जा, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम बॉडी से निकल जाओ। डाउन होगी बात। रोज़मर्रा की ज़रूरियात के मुताबिक हम जो पोटेशियम की एक्सक्रीशन को रेगुलेट कर रहे हैं वो मेनली डिस्टल ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स वगैरह में रेगुलेट कर रहे होते हैं। क्लियर। उसके बाद देखते हैं ये डिस्टल ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, इन सारी जगहों पे कौन से सेल्स मौजूद है, किस तरह से रीअब्सॉर्प्शन या सिक्रीशन होती है। एक सेल होते हैं हमारे पास प्रिंसिपल सेल्स। इन प्रिंसिपल सेल्स में आपके पास सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होता है बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे होता है, और फिर यहाँ पे होते हैं आपके पास पोटेशियम चैनल्स जो कि पोटेशियम को डिफ्यूजन के थ्रू बाहर भेजते हैं। दो तरह के पोटेशियम चैनल्स होते हैं, एक आपके पास बी के यानी बिग पोटेशियम चैनल्स होते हैं और एक रोम के। ये रोम के क्या है आपके पास, रीनल आउटर मेडुलरी पोटेशियम चैनल्स। ठीक है, दो तरह के पोटेशियम चैनल्स होते हैं जो कि अल्टीमेटली पोटेशियम को लुमेन के अंदर सिक्रीट करने में रोल प्ले करते हैं। ये प्रिंसिपल सेल्स जितना काम करेंगे उतनी पोटेशियम की सिक्रीशन होगी, सोडियम की एब्जॉर्प्शन होगी। क्लियर होगी बात। फिर आता है हमारे पास कंट्रोल ऑफ पोटेशियम सिक्रीशन बाय प्रिंसिपल सेल्स। अब जाहिर बात है जब भी प्रिंसिपल सेल्स स्टिमुलेट होंगे तो ज़्यादा पोटेशियम सिक्रीशन हो जाएगी, जब भी प्रिंसिपल सेल्स इनहिबिट होंगे तो कम पोटेशियम सिक्रीशन होगी। ये प्रिंसिपल सेल्स किस तरह स्टिमुलेट होते हैं, किस तरह इनहिबिट होते हैं, उसको अभी यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। पहले देखते हैं इंटरकैलेटेड सेल्स। इंटरकैलेटेड सेल्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टाइप ए इंटरकैलेटेड सेल्स, दूसरे होते हैं टाइप बी इंटरकैलेटेड सेल्स। जो टाइप ए इंटरकैलेटेड सेल्स होती है ना, टाइप ए इंटरकैलेटेड सेल्स होते हैं, ये पोटेशियम की एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करते हैं। तो जब ये बॉडी में पोटेशियम कम होगा टाइप ए एक्टिवेट हो जाएंगे ताकि पोटेशियम रीअब्सॉर्ब किया जा सके। कैसे रीअब्सॉर्ब होता है? पहले यहाँ पे आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है सोडियम हाइड्रोजन पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्टर के थ्रू, और फिर यहाँ पे डिफ्यूजन होती है। डन हो गई बात। तो टाइप ए तब एक्टिवेट होता है जब पोटेशियम को रीअब्सॉर्ब करना होता है, और टाइप बी सेल्स तब एक्टिवेट होते हैं जब पोटेशियम को सिक्रीट करना होता है। ऑलरेडी हमने देखा टाइप ए टाइप बी। अब देखते हैं प्रिंसिपल सेल्स कब
पोटेशियम की सिक्रीशन को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। ठीक है, नंबर 1, अगर तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम ज़्यादा होगा तो प्रिंसिपल सेल्स बहुत ज़्यादा पोटेशियम निकालते हैं। क्यों ज़्यादा पोटेशियम निकालते हैं? जब ये कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ना, उससे एक तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप स्टिमुलेट हो जाता है, पोटेशियम ज़्यादा निकलेगी। नंबर 2, यहाँ पे जो आपके चैनल्स है वो भी इंक्रीज़ कर देते हैं, पोटेशियम ज़्यादा निकलेगी। नंबर 3, कई दफ़ा होता है पोटेशियम को निकालने के बाद थोड़ी बहुत पोटेशियम की बैक लीक हो जाती है, तो जब ईसीएफ में आपके पास बहुत पोटेशियम होगा तो पोटेशियम की बैक लीक भी कम हो जाएगी, यानी सिक्रीशन इंक्रीज करेगी। 3 वजूहत होगी सिक्रीशन इंक्रीज करने की। नंबर 4, जब आपके यहाँ पे पोटेशियम ज़्यादा होता है तो एल्डोस्टेरोन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और ये एल्डोस्टेरोन भी सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को स्टिमुलेट करेगा और पोटेशियम को निकालेगा। तो हमने देखा कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो प्रिंसिपल सेल्स स्टिमुलेट होते हैं। इन 4 वजूहात से स्टिमुलेट होते हैं। और किन किन वजूहात से प्रिंसिपल सेल्स स्टिमुलेट होते हैं? एक तो ईसीएफ में हाई पोटेशियम हो गया। नंबर 2, एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होने से भी वो स्टिमुलेट होते हैं। नंबर 3, इंक्रीज ट्यूबुलर फ्लो रेट से भी वो स्टिमुलेट होते हैं। ठीक है, एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होने से वो स्टिमुलेट क्यों होते हैं? क्योंकि एल्डोस्टेरोन आपको मैंने बताया सोडियम पोटेशियम एटीपीएस आपको स्टिमुलेट करती है। एल्डोस्टेरोन पोटेशियम को सिक्रीट करवाएगी, सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवाएगी। ये तो एल्डोस्टेरोन का एक काम हो गया। दूसरा, एल्डोस्टेरोन लुमिनल मेम्ब्रेन पे ये चैनल्स को भी इंक्रीज करती है। अगर कोई चैनल जैसे फिर रहे हो ना साइटोप्लाज्म में, तो उनको भी लगा देती है लुमिनल मेम्ब्रेन पे, यानी यहाँ पे चैनल्स को इंक्रीज करती है। तो जाहिर बात है पोटेशियम की सिक्रीशन को एल्डोस्टेरोन इस तरह से भी सपोर्ट कर रही है। ये सारा एल्डोस्टेरोन का किरदार है पोटेशियम को बाहर निकालने के लिए। तो अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा पोटेशियम होगी, ज़्यादा एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होगी ताकि ज़्यादा पोटेशियम को बाहर निकाला जा सके और पोटेशियम बॉडी की नॉर्मलाइज की जा सके। यहाँ पे बात बताई हुई थी। अच्छा, अगर आपने एल्डोस्टेरोन फीडबैक सिस्टम को खराब कर दिया तो जारी बात है पोटेशियम को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट नहीं कर सकेंगे। हमने देखा ना, एल्डोस्टेरोन पोटेशियम को निकालने में किरदार अदा करती है। तो अगर एल्डोस्टेरोन बहुत कम बन रही है तो पोटेशियम नहीं निकल सकेगा, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। और अगर एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बन रही है तो पोटेशियम बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अच्छा, एल्डोस्टेरोन ना सिर्फ पोटेशियम को निकालने में किरदार अदा करती है, बल्कि ये कहती है जब तक पोटेशियम आपकी बॉडी में है कम से कम ईसीएफ में ना रहे, तो ये आपके पोटेशियम को सेल्स के अंदर भेजने में भी रोल प्ले करती है। सेलुलर अपटेक ऑफ पोटेशियम में भी इनका रोल होता है। तो हमने देखा जिन लोगों में एल्डोस्टेरोन सही से काम कर रहा हो उनका पोटेशियम इंटेक बढ़ा भी दो तो भी ब्लड में पोटेशियम कंसंट्रेशन नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि आपको पता है एल्डोस्टेरोन लगा रहेगा, वो ब्लड से वो एक तो बाहर निकालेगा, एक्सक्रीशन करवाएगा पोटेशियम की, और दूसरा पोटेशियम को सेल्स के अंदर भेजेगा ताकि ईसीएफ में कंसंट्रेशन ना बढ़े। और जिनका एल्डोस्टेरोन सिस्टम ब्लॉक होता है, ये सिस्टम नहीं काम कर रहा होता, तो फिर जारी बात है रेगुलेशन नहीं हो सकेगी। फिर अगर आपने डाइट में पोटेशियम खाया तो आपके ईसीएफ में पोटेशियम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। तो एल्डोस्टेरोन का बहुत मेजर रोल है आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। डाउन होगी बात। अच्छा, इंक्रीज डिस्टिल ट्यूबुलर फ्लो रेट, मैंने आपको कहा था ना प्रिंसिपल सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, ईसीएफ में ज़्यादा पोटेशियम, हमने देखा वो किस तरह स्टिमुलेट करता है प्रिंसिपल सेल्स को। नंबर 2, एल्डोस्टेरोन, हमने देखा एल्डोस्टेरोन किस तरह स्टिमुलेट करता है प्रिंसिपल सेल्स को। नंबर 3, इंक्रीज ट्यूबुलर फ्लो रेट। अब देखते हैं इंक्रीज ट्यूबुलर फ्लो रेट किस तरह स्टिमुलेट करता है प्रिंसिपल सेल्स को। नंबर 1, ये जो इंक्रीज ट्यूबुलर फ्लो रेट होता है ना, इसकी वजह से ये जो यहाँ पे पोटेशियम चैनल्स इंक्रीज कर जाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लो रेट हो रहा है ना, तो पोटेशियम चैनल्स की कंडक्टेंस बढ़ जाती है, या कह लो पोटेशियम चैनल्स एक्टिव हो जाते हैं। तो नंबर 1, इंक्रीज फ्लो रेट पोटेशियम सिक्रीशन को हेल्प करता है बाय हेल्पिंग दिस। नंबर 2, जब इंक्रीज फ्लो रेट होता है ना, थोड़ा सा पोटेशियम आता है वो उसको बहा के फौरी ले जाता है। अगर स्लो फ्लो रेट हो तो पता क्या होता है, पोटेशियम आया, ऐसे तो पोटेशियम की कंसंट्रेशन डेवलप होना शुरू हो गई, फिर पोटेशियम कम आता है। लेकिन जब इंक्रीज फ्लो रेट होता है तो वो बहाई जाता है पोटेशियम को, और पोटेशियम आपका आगे से आगे ले जाया जाता है। तो ये उन्होंने बात की हुई है कि जब इंक्रीज फ्लो रेट होता है तो इंक्रीज फ्लो रेट में 2 फैक्टर्स होते हैं, जो कि आपके नंबर 1 चैनल्स बढ़ जाना और नंबर 2 पोटेशियम को बहा के ले जाया जाना। इन दोनों वजूहात से आपके पास इंक्रीज इन पोटेशियम एक्सक्रीशन हो जाती है। तो हमने देखा फ्लो रेट बढ़े तो पोटेशियम एक्सक्रीशन बढ़ती है, एल्डोस्टेरोन बढ़े तो पोटेशियम एक्सक्रीशन बढ़ती है, और ईसीएफ में पोटेशियम कंसंट्रेशन बढ़े तो पोटेशियम एक्सक्रीशन बढ़ती है। ऑलराइट, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे आपके पास एक काउंटर बैलेंस का जिक्र किया है। वो क्या? देखो, जब भी सोडियम का इंटेक इंक्रीज करेगा, सोडियम का इंटेक बॉडी में इंक्रीज करने से क्या होता है, एल्डोस्टेरोन में कमी आती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना एल्डोस्टेरोन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन में रोल प्ले कर रहा है। जब एल्डोस्टेरोन की कमी आएगी तो ये एल्डोस्टेरोन का काम क्या था, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को स्टिमुलेट करना। तो एल्डोस्टेरोन की कमी आएगी तो इसका मतलब है पोटेशियम की सिक्रीशन में कमी आएगी। ठीक है, यानी पोटेशियम बॉडी के अंदर रिटेन होना शुरू हो जाएगा। तो बंदे ने सोडियम ज़्यादा खाया, पोटेशियम रिटेन होना शुरू हो गया। दूसरी तरफ सोडियम ज़्यादा खाने से ट्यूबुलर फ्लो रेट इंक्रीज कर जाता है, और ट्यूबुलर फ्लो रेट इंक्रीज करने से पोटेशियम ज़्यादा निकलता है। सोडियम ज़्यादा खाने से एक एल्डोस्टेरोन वाला इफेक्ट है जो कि पोटेशियम की सिक्रीशन को कम करता है, और सोडियम ज़्यादा खाने से एक फ्लो रेट वाला इफेक्ट है जो कि पोटेशियम की सिक्रीशन को बढ़ाता है। ठीक है, तो यानी कि सोडियम को डाइट में इंक्रीज करने से
कुछ फैक्टर्स पोटेशियम की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेंगे, कुछ फैक्टर्स पोटेशियम की सिक्रीशन को इनहिबिट करेंगे, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो सोडियम का खास असर आपके पोटेशियम पे नहीं आ रहा। डाउन होने के बाद फिर एक्यूट एसिडोसिस। एसिडोसिस जैसे हमने पहले कहा था, यहाँ पे भी सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को इनहिबिट करते हैं, यहाँ भी एसिडोसिस सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से पोटेशियम की सिक्रीशन कम हो जाएगी। नंबर 2, एसिडोसिस आपके जो पोटेशियम चैनल्स होते हैं ना यहाँ पे, इनको भी कम कर देता है, जिसकी वजह से पोटेशियम की सिक्रीशन मजीद कम हो जाती है। लेकिन याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म एसिडोसिस यानी एक्यूट एसिडोसिस पोटेशियम की सिक्रीशन को कम करता है, लॉन्ग टर्म एसिडोसिस पोटेशियम की सिक्रीशन को बढ़ाता है। डाउन की बात यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि ब्लड प्रेशर के लिए हमारे पास हाई पोटेशियम और लो सोडियम डाइट अच्छी होती है। तो यानी कि हमें डाइट में ज़्यादा पोटेशियम लेना चाहिए, जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होता है, और थोड़ा सोडियम लेना चाहिए, यानी नमक का इंटेक कम करना चाहिए। यहाँ पे हमारा पोटेशियम खत्म होता है। उसके बाद आता है हमारे पास रीनल कैल्शियम की रेगुलेशन। कैल्शियम बॉडी में जितना भी कैल्शियम पाया जाता है ज़्यादातर तो आपकी बोन्स में पाया जाता है, जो बाकी रह गया वो इंट्रासेलुलर पाया जाता है। बाकी जो एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम है उसमें से भी 50% कैल्शियम प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड फॉर्म में होता है, सिर्फ 40% आयोनाइज्ड कैल्शियम होता है। ये 40% आयोनाइज्ड कैल्शियम है जो कि आपके बेसिक फंक्शन वगैरह में रोल प्ले कर रहा होता है। क्या फंक्शन वगैरह होते हैं याद रखिएगा, अगर आयोनाइज्ड कैल्शियम ECF में ज़्यादा होगा तो सोडियम परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन कम होगी, यानी कि मेम्ब्रेन हाइपो एक्साइटेबल होगी, कम एक्साइटेबिलिटी होगी। और अगर कैल्शियम कम होगा तो मेम्ब्रेन की एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं हाइपोकैल्सीमिया में एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा होती है, इंसान को टेटनी होती है, और हाइपरकैल्सीमिया में एक्साइटेबिलिटी कम होती है, जिसकी वजह से कार्डियक एरिथमियाज वगैरह हो सकते हैं। यहाँ तो बात समझ में आ गई। कैल्शियम अगर ECF में आयोनाइज्ड कैल्शियम ज़्यादा होगा, एक्साइटेबिलिटी कम होगी, आयोनाइज्ड कैल्शियम कम होगा, एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्लियर होगी बात। उसके बाद देखिएगा जनाब वाली हमारा एसिडोसिस क्या करता है। एसिडोसिस प्लाज्मा प्रोटीन और कैल्शियम की बाइंडिंग को खत्म करता है, यानी आयोनाइज्ड कैल्शियम को इंक्रीज करता है। तो एसिडोसिस आयोनाइज्ड कैल्शियम को इंक्रीज करेगा, एल्कलोसिस आयोनाइज्ड कैल्शियम को डिक्रीज करेगा। इसी वजह से एल्कलोसिस में हाइपोकैल्सीमिक टेटनी वगैरह के होने के चांसेस होते हैं। और अगर पूछा जाए कैल्शियम आपकी बॉडी से किस तरह से निकाला जाता है, तो बहुत मेनली फिशेस के थ्रू निकाला जाता है, थोड़ा बहुत यूरिन के थ्रू भी निकाला जाता है। मैंने आपको पहले बताया था जितना आपकी बॉडी में कैल्शियम है उसका 99% आपकी बोन्स में है, बाकी तकरीबन 1% सेल्स के अंदर है, सिर्फ 0.1% है जो कि आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है, और उस 0.1% का भी को आधे से आधा तो आपकी प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड फॉर्म में है। ठीक होगी बात। अच्छा, फिर पैराथायराइड हार्मोन वगैरह को डिस्कस करते हैं। बेसिकली आपके पैराथायराइड ग्लैंड में होते हैं कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स। जैसे आपके ब्लड में आयोनाइज्ड कैल्शियम कम होता है तो कैल्शियम की कमी से ये कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर इनहिबिट हो जाते हैं, और इनके इनहिबिट होने से पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है। ये पैराथायराइड हार्मोन फिर आपके जो ब्लड में कैल्शियम की कमी थी ना, उस कमी को पूरा करेगा। कैसे पूरा करेगा? बोन्स की रिजॉर्प्शन करवाएगा, यानी कि हड्डियों में से कैल्शियम निकालेगा। नंबर 2, ये पैराथायराइड हार्मोन विटामिन D को एक्टिवेट करता है ताकि GIT में से बहुत ज़्यादा कैल्शियम रीअब्सॉर्ब किया जा सके। नंबर 3, ये पैराथायराइड हार्मोन किडनीज में से भी कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, यानी जगह जगह से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाएगा और बोन्स को भी डिसॉल्व करेगा ताकि ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाया जा सके। गुड होगी बात। अच्छा, किडनी कैल्शियम को एक्सक्रीट किस तरह से करती है, कौन कौन सी चीज़ इसको रेगुलेट कर रही होंगी? 2 चीज़ें यहाँ पे आपने मतलब गौर करना है। नंबर 1, कैल्शियम फिल्टर कितना हो रहा है, और नंबर 2, कैल्शियम रीअब्सॉर्ब कितना हो रहा है। कैल्शियम फिल्टर कितना हो रहा है और फिर रीअब्सॉर्ब कितना हो रहा है, इन्हीं 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होगा कि फाइनली कैल्शियम एक्सक्रीट कितना हो रहा है। जाहिर बताएगा ज़्यादा फिल्टर होगा ज़्यादा एक्सक्रीट होगा, ज़्यादा रीअब्सॉर्ब हो गया तो कम एक्सक्रीट होगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई सच डिफिकल्ट वाली चीज़ नहीं है। कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन किन किन जगहों पे कैसे कैसे होती है? 65% अगर रीअब्सॉर्प्शन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में होती है, और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जितनी हुई ना ज़्यादातर आपके पास पैरासेलुलर पाथवे में होती है, यानी वाटर के साथ साथ, और 20% आपके पास ट्रांससेलुलर पाथवे में होती है। ट्रांससेलुलर पाथवे में होता है ये लुमिनल मेम्ब्रेन पे पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी और फिर आगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्टर के थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। ठीक होगी बात। 65% प्रॉक्सिमल में होगी रीअब्सॉर्प्शन। बाकी देखा जाए तो 25 to 30% लूप ऑफ हेनले में होती है इसकी रीअब्सॉर्प्शन, और लूप ऑफ हेनले में जो रीअब्सॉर्प्शन है वो आधी पैरासेलुलर पाथवे के थ्रू हो रही है और आधी ट्रांससेलुलर पाथवे के थ्रू हो रही है। ये जो ट्रांससेलुलर पाथवे के थ्रू हो रही है ना, ये आपके पैराथायराइड हार्मोन पर डिपेंड कर रही होगी, यानी अगर पैराथायराइड हार्मोन है तो ज़्यादा रीअब्सॉर्प्शन, नहीं है तो कम रीअब्सॉर्प्शन, और बाकी 4 to 9% डिस्टल ट्यूब्यूल में होती है रीअब्सॉर्प्शन, और ये रीअब्सॉर्प्शन भी खास तौर पे पैराथायराइड हार्मोन पर डिपेंड कर रही होती है, विटामिन D पे डिपेंड कर रही होती है, कैल्सिट्रॉल पर डिपेंड कर रही होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर पैराथायराइड हार्मोन का ही होता है। डन के बाद फिर ओवरऑल देखते हैं कि ओवरऑल ये जो सारी जगहों पे रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, इन रीअब्सॉर्प्शन को रेगुलेट करने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो नंबर 1 रेगुलेट करेगा आपका पैराथायराइड हार्मोन, ज़्यादा पैराथायराइड हार्मोन होगा तो वो कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ाएगा। नंबर 2 रेगुलेट करेगा कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स, अगर ये इनहिबिट हुए हैं तो ये रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ा देंगे। ठीक है। नंबर 3 रेगुलेट करेगा आपके पास
एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम, ये कैसे रेगुलेट करता है? अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम कम है तो सारी बात ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी, और ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी तो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो जाएगी, कैल्शियम की एक्सक्रीशन कम हो जाएगी। ठीक है, बात 3 फैक्टर देख लिए। चौथा, फॉस्फेट भी रेगुलेट करा होता है, क्योंकि जितना फॉस्फेट होगा उतना ज़्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन होगा, उतनी ज़्यादा कैल्शियम की रिजॉर्प्शन होगी। पांचवा, कैल्शियम की रिजॉर्प्शन मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कलोसिस पर भी डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि आपको पता है कि एसिडोसिस सोडियम कैल्शियम एटीपी हमको इनहिबिट करेगा। को पता है हमेशा रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट ही करना होता है। डाउन की बात यहाँ तक कैल्शियम कंप्लीट होता है, उसके बाद आता है हमारे पास फॉस्फेट की रेगुलेशन। फॉस्फेट की रेगुलेशन में ओवरफ्लो मैकेनिज्म यूज होता है। इस मैकेनिज्म के मुताबिक हम कहते हैं फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 0.1 मिलीमोल पर मिनट। अगर इससे ज़्यादा कैल्शियम फिल्टर आउट, अगर इससे ज़्यादा फॉस्फेट फिल्टर आउट होकर आ रहा है तो हम इतना रीअब्जॉर्ब कर लेंगे, बाकी हम एक्सक्रीट होने देंगे। और अगर इससे कम फिल्टर आउट होकर आ रहा है तो फिर हम सारे का सारा रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसकी रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे कितनी हो रही है? 75% ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में होती है, लूप ऑफ एनले में खास नहीं होती, 10% डिस्टल ट्यूब्यूल में होती है, और बाकी थोड़ा बहुत फॉस्फेट होते हैं वो हम ज़ाया कर देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में इतना फॉस्फेट होता है कि जितनी रीअब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है ना उससे ज़्यादा ही फिल्टर आउट होकर आ रहा होता है यूजुअली। ठीक है, आप जैसे लोगों में जो अच्छा खाना खा रहे होते हैं। उसके बाद आती है ये जो रीअब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है, ये चेंज भी कर सकती है। मिसाल के तौर पर बॉडी को बहुत अरसे से फॉस्फेट की कमी का शिकार है तो हम ऐसे ऐसे रीअब्जॉर्प्टिव कैपेबिलिटी बढ़ा भी लेते हैं ताकि हम ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन कर सकें। गुड होगी बात। ये रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से, कौन से पाथवे के थ्रू हो रही होती है? ट्रांससेलुलर पाथवे, यानी सेल के दरमियान से घुस के जाते हैं। ट्रांससेलुलर पाथवे में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं? नंबर 1, सोडियम फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर, यानी इस मेम्ब्रेन पे सोडियम फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर लगा होता है, यानी सोडियम और फॉस्फेट दोनों जा रहे हैं। और इस मेम्ब्रेन पे क्या है, डायरेक्टर को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। फिर आगे रहते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन का क्या रोल है यहाँ पे? सीधी सी बात है, पैराथायरॉयड हार्मोन चूंकि बोन्स को तोड़ती है तो फॉस्फेट को इंक्रीज करेगी। जाहिर बात है बोन टूटेगी तो फॉस्फेट बढ़ जाएगी ना ईसीएफ में, क्योंकि बोन्स में से फॉस्फेट निकलता है। और नंबर 2, पैराथायरॉयड हार्मोन सोडियम फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर्स को इनहिबिट करती है, यानी कि ये जो रीअब्जॉर्प्शन के लिए मैंने बताया था यहाँ पे को ट्रांसपोर्टर होते हैं उनको इनहिबिट करती है। जब इनहिबिट करेगी तो ये फॉस्फेट को कम करेगा। तो पैराथायरॉयड हार्मोन का एक इफेक्ट फॉस्फेट को बढ़ाता है, एक इफेक्ट फॉस्फेट को कम करता है, यानी बोन्स को तोड़ के फॉस्फेट बढ़ाती है और इधर जो को ट्रांसपोर्टर है तो उसको इनहिबिट करके फॉस्फेट घटाती है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन को बंदा पूछे यार करना क्या चाह रहे हो। अच्छा, फिर आती है रेगुलेशन ऑफ रीनल मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा तो आपकी बोन्स में स्टोर्ड है और फिर आपके सेल्स में स्टोर होती है। बहुत थोड़ी सी मैग्नीशियम आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में स्टोर होती है। ठीक है, अगर इसकी प्लाज्मा में कंसंट्रेशन देखी जाए सिर्फ 1.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। इस 1.8 में से भी 1 मिली इक्विवेलेंट तो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ अटैच्ड होगी। पीछे आयोनाइज्ड मैग्नीशियम बची सिर्फ 0.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, उसके अलावा अगर डाइट की बात की जाए, आप एक दिन में 300 से 250 मिलीग्राम मैग्नीशियम खा लेते हैं, लेकिन इसमें से आधी मैग्नीशियम फीसिस में ज़ाया, बाकी आधी हमने कर लिया अब्जॉर्ब। अब जितनी अब्जॉर्ब की जारी बात है फिर उसको हम यूरिन के थ्रू निकाल लेते हैं, तो 125 to 150 मिलीग्राम हम यूरिन के थ्रू निकाल लेते हैं। किडनीज बड़ा तगड़ा काम करती है ना यहाँ पे। किडनी सारी बात है, पहले वो फिल्टर आउट होगा, फिर कुछ रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी एक्सक्रीट हो जाएगा। किडनीज में अगर देखा जाए मैग्नीशियम की रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रही है? 25% आपके प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में होती है, 65% लूप ऑफ हेनले में होती है, और बाकी सिर्फ 5% आपके डिस्टल ट्यूब्यूल वगैरह भी होती है। ये आपके पास मैग्नीशियम के बारे में बेसिक सी बातें थी। उसके बाद देखते हैं हम किडनीज किस तरह से ईसीएफ के वॉल्यूम को मेंटेन करती हैं। जाहिर बात है वाटर का जो इंटेक है वो तो बंदे की रूटीन पर डिपेंड कर रहा है, तो उसका तो रेगुलेशन में खास रोल है नहीं। हाँ, वाटर का जो आउटपुट है वो हम रेगुलेट कर लेते हैं, उसकी वजह से हम अपना ईसीएफ का वॉल्यूम मेंटेन करते हैं। क्या क्या चीज़ें मेंटेन करनी है यार, याद रखना। हम ना सोडियम को मेंटेन कर लेते हैं, जिधर सोडियम जाता है पानी खुद ही आ जाता है। तो अगर आपने पानी के वॉल्यूम को मेंटेन करना है, सोडियम को मेंटेन कर लो। सोडियम रीअब्जॉर्ब करेंगे, पानी भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, सोडियम निकालेंगे, पानी भी निकल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपका एडीएच सिस्टम, थर्स्ट मैकेनिज्म, सारा कुछ इसी तरह से काम करता है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि सोडियम को रेगुलेट कर लें, पानी खुद ब खुद रेगुलेट हो जाएगा। अच्छा, सोडियम कैसे रेगुलेट करते हैं? पहले किडनीज देखती हैं, अगर ज़्यादा सोडियम आ रहा है तो ज़्यादा सोडियम निकाल दो, कम सोडियम आ रहा है कम सोडियम निकाल दो। अगर किडनी ये काम कर रही है वेरी गुड, अगर किडनी ये काम नहीं कर पा रही, ख़राब हो गई है, मसला बन गया, तो फिर हमें कोई और सिस्टमिक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे सोडियम बहुत आ रहा है, किडनी सोडियम निकाल नहीं पा रही, तो हम अपना आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि हम धक्के से सोडियम को निकाल लें। अब सोडियम तो निकाल लिया, लेकिन प्रेशर बढ़ाने से आपके दिल के मसाइल आ जाएंगे, आपके ब्लड प्रेशर के मसाइल आ जाएंगे। ये चीज़ें तो यहाँ पर डिस्कस की थी। अच्छा जी, किस तरह से हम वाटर को रेगुलेट कर रहे होते हैं? इसमें मेन रोल है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का। कितना वाटर फिल्टर आउट होकर आपके नेफ्रॉन्स में आता है? 180 लीटर्स पर डे। और इसमें से कितना रीअब्जॉर्ब होता है? 178.5 लीटर रीअब्जॉर्ब होता है। तो बाकी जो 1.5 लीटर रह गया वो हम कर देते हैं आमतौर पे एक्सक्रीट। ठीक है, तो बड़ा ज़रूरी है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन आपके बैलेंस में रहे। अगर ये फिल्ट्रेशन बढ़ गई, घट गई, या रीअब्जॉर्प्शन बढ़ गई, घट गई, तो सारी बात है यूरिन का वॉल्यूम बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है। लेकिन इन दोनों के अलावा हमारे पास और भी मैकेनिज्म हैं कि भाई अगर मिसाल के तौर पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बढ़ गई तो फिर क्या करें? हमारे पास और मैकेनिज्म है। नंबर 1, ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर बैलेंस, ये रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा लेता है।
नंबर 2 मैक्यूलर डेंसा फीडबैक, ये कहता है आर्टरियोज को कंस्ट्रिक्ट कर दो ताकि यूरिन कम बने, ठीक है। तो अगर आपके पास GFR ज़्यादा हो रहा है, यूरिन ज़्यादा बन रहा है, तो एक रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा लेगा, दूसरा कोशिश करेगा कि एफरेंट आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट करें। दोनों मिला के कोशिश करते हैं कि हम पानी को ज़ाया ना होने दें, ठीक है। लेकिन दोनों की कोशिश के बावजूद भी मुकम्मल नतीजे नहीं आते, तो मुकम्मल नतीजे हासिल करने के लिए आपका आर्टीरियल प्रेशर वगैरह भी चेंज होगा, आर्टीरियल प्रेशर में भी चेंजेस आती है, दोनों की बात। फिर आता है हमारे पास प्रेशर नाइट्रिक एसिड, प्रेशर डाइग्रेसिस। हम आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं सोडियम और वाटर को एक्सक्रीट या रीअब्जॉर्ब करने के लिए। जारी बात है, अगर आपके पास ज़्यादा पानी आ रहा है तो ब्लड का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, हम उसको ब्लड का प्रेशर बढ़ने से ज़्यादा पानी एक्सक्रीट कर देंगे। शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत इंक्रीज डिक्रीज होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ब्लड प्रेशर बिल्कुल सेम रहता है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के लिए भाई अगर एक दिन से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो फिर आपके पास प्रेशर नाइट्रिक एसिड, प्रेशर डाइग्रेसिस के अलावा एंजियोटेंसिन 2 भी काम करना शुरू हो जाएगी, एडीएस भी काम करना शुरू हो जाएगी, एल्डोस्टेरोन भी काम करना शुरू हो जाएगी। तो लॉन्ग टर्म में हम ब्लड प्रेशर को बिल्कुल भी नहीं बढ़ने घटने देते। गुड होगी बात। अच्छा, ये जो हमने कहा ना प्रेशर नाइट्रिक एसिड, प्रेशर डाइग्रेसिस, ये बॉडी की बहुत सारी चीज़ों को बचा रहा है, ब्लड वॉल्यूम को बचा रहा है, आर्टीरियल प्रेशर को बचा रहा है, ये सारा कुछ आपस में इंटर रिलेट कर रहा होता है। कैसे इंटर रिलेट कर रहा होता है भाई? अगर किसी ने ज़्यादा पानी पी लिया, ज़्यादा सोडियम का इंटेक कर लिया, उसकी बॉडी में ज़्यादा फ्लूइड जमा हो जाएगा, ज़्यादा फ्लूइड जमा होगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा, मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर बढ़ेगा तो वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा, वीनस रिटर्न बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो आर्टीरियल प्रेशर बढ़ जाएगा, और आर्टीरियल प्रेशर बढ़ेगा तो हम वाटर की एक्सक्रीशन को बढ़ा देंगे। तो यानी कि पानी के ज़्यादा होने से ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ज़्यादा हुई और हमने वाटर की एक्सक्रीशन को बढ़ा दिया और इन सारी चीज़ों को नॉर्मल कर लिया। सही होगी बात। तो ये जो हमारा बैलेंस होता है ये इन सारी चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए होता है। आप देख सकते हैं नॉर्मल इंसान के अंदर पानी का इंटेक आप जितना चाहे बढ़ाई जो, ब्लड का वॉल्यूम नॉर्मल ही रहता है, क्योंकि पानी का इंटेक बढ़ने के साथ साथ हम पानी की एक्सक्रीशन भी बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर आपने पानी कम पीना शुरू कर दिया तो भी चलो हम ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल कर लेंगे, हम पानी को रीअब्सॉर्ब कर लेंगे, बचा के रखेंगे। अगर आपने पानी का इंटेक बहुत ही कम कर दिया तो फिर अफसोस से कहना पड़ता है ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, क्योंकि अगर आपने बहुत ही कम कर दिया तो यार कुछ ना कुछ पानी तो ज़ाया होना ही है ना, एवापोरेशन में और सारी चीज़ों में। तो आपने पीना बिल्कुल ही छोड़ दिया तो फिर जारी बात है ब्लड वॉल्यूम कम होगा। अच्छा, ये जो हमने कहा था ना ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल रहता है यूजुअली, ये होता है नॉर्मल लोगों में। कुछ लोग होते हैं सॉल्ट सेंसिटिव, ऐसे लोगों में अगर थोड़ा सा भी सोडियम का इंटेक बढ़ा दिया ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सारे सिस्टम इतने अच्छे काम नहीं कर रहे होते, इसलिए सॉल्ट सेंसिटिविटी होती है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर नॉर्मल इंसान को भी बहुत अरसा बहुत ज़्यादा सोडियम, बहुत ज़्यादा पानी वगैरह दोगे ना तो भाईजान उसके अंदर भी ब्लड वॉल्यूम थोड़ा बहुत बढ़ ही जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। डाउन की बात। इफेक्टिवनेस ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड ECF वॉल्यूम रेगुलेशन, यहाँ पे गार्टर ने सिर्फ शोखी मारी हुई है कि देखा हल्की सी भी अगर वॉल्यूम में चेंज है ना तो हम यूरिन के चेंजेस कर आके वॉल्यूम को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। एम शोखियाँ मारी हुई है, गोली मारो। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड बिटवीन ECF एंड इंटरस्टिशियल स्पेसेस, सीधी सी बात है, जब भी फ्लूइड इंक्रीज करता है ना वो ब्लड में भी ज़्यादा होता है और इंटरस्टिशियल स्पेस में भी ज़्यादा होता है। कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ ज़्यादा ही फ्लूइड बढ़ जाए। कब होता है ऐसा? अगर आपकी ब्लड वेसल में प्रेशर ज़्यादा हो गया, ज़ाहिर बात है ब्लड वेसल में से फ्लूइड निकला जाएगा। नंबर 2, अगर ब्लड वेसल में कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया है, अगर ब्लड वेसल की परमेबिलिटी बढ़ गई है, और नंबर 4 आता है आपके पास अगर लिम्फेटिक ड्रेनेज कम हो गई है, ठीक है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि हो सकता है ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल रहे, इंटरस्टिशियल स्पेस का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाए, ठीक है। वरना नॉर्मली यही होता है, हम कहते हैं ना ECF का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ता है और इंटरस्टिशियल स्पेस का वॉल्यूम भी बढ़ता है, ठीक है। नॉर्मली ऐसा ही चल रहा होता है। अच्छा, अब अगर एक बंदे में आप वॉल्यूम बढ़ाई जाओ, शुरू में तो ये होगा कि ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप वॉल्यूम बढ़ाई जाओ तो फिर ब्लड वेसल्स कहती हैं यार मेरी एक कैपेसिटी है, मैं मजीद वॉल्यूम नहीं बढ़ा सकती। तो फिर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड आई जाएगा ना, फिर वो ब्लड वेसल्स में मजीद वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, फिर वो सारा का सारा इंटरस्टिशियल स्पेस के वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो हम कह देते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस जो है वो ओवरफ्लो रिजर्वॉयर है, यानी कि जब पानी बहुत ही ओवरफ्लो करना शुरू हो जाए ना तो फिर वो इंटरस्टिशियल स्पेस बेचारी जो है वो कहती है चलो यार फिर मेरे पास रखवा दो, अगर ब्लड नहीं रख सकता तो मैं गुजारा कर लेती हूँ, और क्या। ऑलराइट जी। फिर आते हैं हमारे पास नर्वस एंड हार्मोनल फैक्टर्स, यानी कि ये प्रेशर नाइट्रिक एसिड, प्रेशर डायरेक्ट, ये सारा कुछ पढ़ लिया। इसके अलावा नर्वस और हार्मोनल फैक्टर्स भी होते हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये क्या करता है? अगर आपके पास ब्लड वॉल्यूम की कमी हो रही है तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये किडनी के पास थोड़ा ब्लड भेजेगा ताकि यूरिन कम बने, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाया जा सके। रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा ताकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ाया जा सके। रेनिन की रिलीज करवाएगा ताकि रीअब्जॉर्प्शन हो और ब्लड वॉल्यूम बढ़ाया जा सके। मुख्तलिफ तरीकों से ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने की कोशिश करता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अलावा फिर हम हार्मोन्स इसका करते हैं। पहले हार्मोन आता है हमारे पास एंजियोटेंसिन 2, ये भी आपको पता है ना सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन वगैरह करवाता है। तो अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा सोडियम इंटेक कर रहा है तो वहाँ पर ये कम हो जाएगा ताकि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ना हो, सोडियम ज़ाया हो जाए। और अगर एक इंसान में बहुत थोड़ा सोडियम है तो ये एक्टिवेट होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवा के बॉडी के अंदर सोडियम को मेंटेन करेगा। गुड हो गई बात। अच्छा, फिर एंजियोटेंसिन 2 की चेंजेस से आपके पास क्या फ़र्क पड़ रहा होता है? ये जो टेबल है ना, ये आई बस बकवास है, मतलब काफ़ी ये
बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए फिलहाल जल्दी जल्दी में इसको गोली मारते हैं। बस ये देख लीजिएगा, जब तक एंजियोटेंसिन 2 काम कर रहा है तब तक आर्टीरियल प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहता है, एक ही जितना रहता है। और अगर एंजियोटेंसिन 2 का बढ़ना घटना खत्म हो गया तो फिर आपका आर्टीरियल प्रेशर को बढ़ना घटना पड़ेगा। जब तक एंजियोटेंसिन 2 काम कर रहा है, ये कहता है आर्टीरियल प्रेशर मेरी बहन तुम्हें बढ़ने घटने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना सारी जिम्मेदारी संभालने के लिए। कानों की बात। अच्छा जी, एंजियोटेंसिन 2 बदमाश भी नहीं है। क्या मतलब? यानी अगर बहुत ज़्यादा एंजियोटेंसिन 2 हो जाए तो माना कि रीअब्जॉर्प्शन होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर रीअब्जॉर्प्शन होती जाएगी। भाई सीधी सी बात है, अगर बहुत ज़्यादा एंजियोटेंसिन 2 है और रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, आर्टीरियल प्रेशर बढ़ रहा है, तो आर्टीरियल प्रेशर बढ़ने से फिल्ट्रेशन भी इंक्रीज़ कर जाती है। तो हम अल्टीमेटली अपना जो वॉल्यूम है उसको मेंटेन कर ही लेते हैं। थोड़ा बहुत वॉल्यूम बढ़ जाएगा, थोड़ा बहुत आर्टीरियल प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि बढ़ता जाएगा। सही है कि बात? इन शॉर्ट में अगर आपको कहूँ तो एंजियोटेंसिन 2 के बढ़ने से आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और हम अपने वाटर की एक्सक्रीशन को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। फिर आता है हमारे पास एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन आपको पता है सोडियम को रिटेन करने में, सोडियम को रीअब्सॉर्ब करने में रोल प्ले करता है। क्या करता है? सोडियम को रीअब्सॉर्ब करता है, वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है और पोटेशियम को सिक्रीट करता है। गुड हो गई बात। यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कि एल्डोस्टेरोन भी इतना बदमाश नहीं है। अगर किसी ट्यूमर की वजह से, किसी कॉन सिंड्रोम मसले की वजह से एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, चलो थोड़ी बहुत तो ये रीअब्सॉर्प्शन करवाएगा, थोड़ी देर के लिए तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ा लेगा, लेकिन फिर अल्टीमेटली उस ब्लड वॉल्यूम के बढ़ने से, आर्टीरियल प्रेशर के बढ़ने से एक्सक्रीशन इंक्रीज होती है और हमारे पास चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती है। ये नहीं है कि जब तक एल्डोस्टेरोन बनी जा रहा है, रीअब्सॉर्प्शन हो जा रही है, बॉडी के अंदर फ्लूइड बढ़ता जाएगा। नहीं, थोड़ा सा बॉडी के अंदर फ्लूइड बढ़ेगा, फिर आर्टीरियल प्रेशर की इंक्रीज की वजह से हम एक्सेस आने वाले फ्लूइड को बॉडी से निकाल भी लेंगे प्रेशर नाइट्रिक से, प्रेशर डायग्रेशन की मदद से। गुड होगी बात। फिर आता है आपके पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये आपको पता है वाटर के ये ऑप्शन भी रोल प्ले कर रहा होता है। जब भी आपके पास पानी की कमी होती है तो ये रिलीज होता है ताकि पानी को बचाया जा सके। गुड की बात। तो बंदे को 24 घंटे 48 घंटे पानी बहुत कम हो तो भी इस हार्मोन की वजह से हम पानी को बचा लेते हैं। अलबत्ता अगर ये हार्मोन भी ना हुआ तो फिर बंदे का बेचारे की फौत हो जाएगा बंदा, और क्या होगा। अच्छा, फिर देखिएगा जब बारी दोबारा बदमाशी चेक करने लगे हैं कि अगर एडीएफ बदमाशी करे, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो क्या होगा। जाहिर बात है ये वोल्टेज रीअब्सॉर्प्शन करवाई जाएगा। हम कहते हैं ऐसी की तैसी, ये रीअब्सॉर्प्शन बढ़ाएगा तो उससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, आर्टीरियल प्रेशर बढ़ेगा, हम वाटर की फिल्ट्रेशन भी इंक्रीज कर देंगे। तो कोई टेंशन नहीं, वाटर ज़्यादा फिल्टर हो रहा है, ज़्यादा रीअब्सॉर्ब हो रहा है। लेकिन यार सोडियम की थोड़ी टेंशन है। वो जाहिर बात है जब वाटर फिल्ट्रेशन बढ़ गई है तो सोडियम की भी फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगी, लेकिन सोडियम रीअब्सॉर्ब उस तरह से ज़्यादा नहीं हो सकेगा, तो सोडियम थोड़ा बहुत ज़ाया हो जाएगा। तो ये मसला बनता है आपके पास। अगर एडीएच बहुत ज़्यादा हो तो वाटर को तो रेगुलेट कर लेते हैं, अलबत्ता सोडियम थोड़ा बहुत हमारे पास ज़ाया होता है। 3 हार्मोन डिस्कस कर चुके हैं। एंजियोटेंसिन 2 डिस्कस कर लिया, एल्डोस्टेरोन डिस्कस कर लिया, एडीएच डिस्कस कर लिया। अब आता है एट्रियल नाइट्रिक यूरेटिक पेप्टाइड। ये मोहतरम जो है ना, ये सोडियम को निकालने में किरदार अदा करती है। जब भी आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए और आपके हार्ट के एट्रियम्स को स्ट्रेच फेस करना पड़े तो एट्रियल नाइट्रिक यूरेटिक पेप्टाइड आता है और वो जीएफआर को बढ़ाता है ताकि सोडियम निकले। वो रेनिन को कम करता है ताकि सोडियम रीअब्सॉर्ब ना हो, सोडियम निकले। वो एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन को कम करता है ताकि सोडियम रीअब्सॉर्ब ना हो, सोडियम निकले। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ देखो सोडियम को बॉडी से निकालता है। क्यों निकालता है? ये कहता है यार ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है, एट्रियम बेचारे को खिंचाव का सामना करना पड़ा है, ब्लड वॉल्यूम को जरा कम कर लो। डाउन की बात, इस पर कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं थी। अच्छा, इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्सेज टू चेंजेस इन सोडियम इंटेक। सोडियम इंटेक चेंज होती है तो जाहिर बात है ये सारा कुछ एक इंटीग्रेटेड वे में काम करता है। इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो कि सोडियम को निकालती हैं, जैसे कि ये हमने डिस्कस किया, और कुछ चीज़ें जो सोडियम को बचाती हैं। जो निकालती हैं उनको कहते हैं नाइट्रिक यूरेटिक सिस्टम्स, जो बचाती हैं वो कहते हैं एंटी नाइट्रिक यूरेटिक सिस्टम्स। तो जब बॉडी में बहुत ज़्यादा सोडियम हुआ होगा, नाइट्रिक यूरेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे, एंटी नाइट्रिक यूरेटिक सिस्टम इनहिबिट हो जाएंगे। और जब बॉडी में सोडियम की कमी होगी तो सोडियम रीअब्सॉर्ब करने वाले यानी एंटी नाइट्रिक यूरेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे और जो नाइट्रिक यूरेटिक सिस्टम है वो इनहिबिट हो जाएंगे। अब यहीं पर डिस्कस किया हुआ कौन कौन से एक्टिवेट होते हैं, कौन कौन से इनहिबिट। आपको पता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम है, एंजियोटेंसिन 2 का क्या काम है। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ाता है, एंजियोटेंसिन 2 रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ाता है, एल्डोस्टेरोन रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ाता है। ये जो नाइट्रिक यूरेटिक सिस्टम है ये आपके पास सिक्रीशन को बढ़ाते हैं और आर्टीरियल प्रेशर में इंक्रीज होना वो आपको पता है, ये बेसिक बातें हैं। अच्छा जी, वो कौन कौन सी कंडीशन जिसमें ब्लड वॉल्यूम और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। भाई या तो हार्ट चीज़ें काम नहीं कर रहा, हार्ट चीज़ें काम नहीं करेगा तो आर्टीरियल प्रेशर फॉल हो जाएगा और हम वाटर की रिटेंशन शुरू कर देंगे, वॉल्यूम बढ़ गया। नंबर 2, वैस्कुलर कैपेसिटी बढ़ गई। जिस तरह प्रेगनेंसी वगैरह में आपको पता है जगह बढ़ जाती हैं, इसलिए उन जगहों में ब्लड भेजने के लिए ब्लड वॉल्यूम में बढ़ाना पड़ता है। फिर कौन कौन सी कंडीशन है कि ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल रहता है या इवन कम होता है, ओवरऑल ईसीएफ का वॉल्यूम बढ़ जाता है। भाई या तो आपके पास कोई हेमरेज है यानी कि ब्लड वैसे लीक कर रहे हैं जिसकी वजह से ब्लड निकलता जा रहा है, ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल रह रहा है, ईसीएफ का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है यानी कि किडनीज में से यूरिन के थ्रू प्लाज्मा प्रोटीन्स निकलती जा रही हैं। तो जब ब्लड की प्रोटीन्स निकल जाएंगी तो ब्लड बेचारे की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी, फ्लूइड का ऑस्मोसिस होगा, ब्लड से बाहर फ्लूइड जाता जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम, बाहर का वॉल्यूम ज़्यादा, ओवरऑल एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी समझ में आ गया। फिर आता है आपके पास लिवर सिरोसिस।
यहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन ज़ाया हो गई थी। लिवर सिरोसिस में क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन बन ही नहीं पाती, तो भी वही वाली कंडीशन हो जाएगी। या सिरोसिस में कई दफ़ा ये होता है कि जो ब्लड वेसल्स जा रही है ना, उनको बेचारी को दबाव का सामना करना पड़ता है, तो ब्लड पीछे बहुत जमा हो जाता है। जब जमा होता है ना, तो ब्लड आपके पास बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इस केस में ये होगा कि ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल रहेगा, क्योंकि हम वाटर रिटेन करना शुरू कर देंगे, ब्लड बाहर निकलता जा रहा है, लेकिन इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ओवरऑल एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम बहुत इंक्रीज कर चुका है, ब्लड वॉल्यूम निस्बतन आपके पास नॉर्मल ही है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जो कर सकते हैं कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।